नमस्कार दोस्तों, आज हम सीए और हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा है वो आर्मी पर्सनल को मिलने वाले सीए और हॉस्टल सब्सिडी के साथ-साथ कुछ कॉमन प्रोविज़न हैं, जो कि इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, उस पर आधारित रहेगी। वीडियो के लास्ट में हम ये समझेंगे कि हमारे जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी के पार्ट 2 ऑर्डर हैं, खासकर आर्मी पर्सनल के लिए, वो क्यों रिजेक्ट होते हैं? हम अपने सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम या दावा किस तरीके से सबमिट करें कि वो रिजेक्ट ना हो? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉमन कंडीशंस जो कि सीए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप डीओपीटी के द्वारा दिनांक 16/8/2017, दिनांक 17/7/2018 और इस लेटर के रेफरेंस में ही रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिनांक 15/9/2017 के माध्यम से जारी किए गए दिशा निर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन की अगर बात करें तो इल्डेस्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल होता है। जो 2 सबसे बड़े बच्चे हैं आपके, उन्हीं को सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। मान लेते हैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के या किसी आर्मी पर्सनल के 4 बच्चे हैं, तो इनमें से जो 2 सबसे बड़े जीवित बच्चे हैं, उनके लिए जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी होगा, वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है? अगर आपके मान लो 4 बच्चे हैं और आपने बड़े 2 बच्चों का सीए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम सबमिट ना करके तीसरे बच्चे का या चौथे बच्चे का सबमिट किया है, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा और अगर वैलिड हो भी जाता है, तो फिर इन फ्यूचर में उसे रिकवर किया जा सकता है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पीओ में, पे अकाउंट ऑफिस में, डॉल्फिन सिस्टम में आपके बच्चों के बर्थ का पार्ट 2 ऑर्डर नहीं होता है। जिसकी वजह से जो डॉल्फिन सिस्टम है, जो डॉल्फिन प्रोग्राम है, जो आपके पे एंड अलाउंसेस को मेंटेन करता है, उसको ये पता नहीं चल पाता है कि आपके कितने बच्चे हैं और वो डीओबी के आधार पर 2 बच्चों के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी वैलिड कर देता है। बट इन फ्यूचर जब ऑडिट होता है या कंकरेंट रिव्यू होता है या प्रोविजनल एफएसए होता है या एफएसए होता है, तब सीट रोल के आधार पर ये पता चल पाता है कि हाँ, या किंडर रोल के आधार पे पता चलता है कि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं और आपने गलती से तीसरे या चौथे बच्चे के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी का दावा प्रस्तुत किया था और आपने उसका भुगतान भी प्राप्त किया है, तो वो पैसा जो है रिकवर किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने पहले 2 बच्चों के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम ही सबमिट करना है। हुँ, हाँ, इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। जैसे अगर दूसरा बच्चा जो है, दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान ट्विन्स या फिर मल्टीपल बर्थ हो जाता है, जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाता है या 2 से अधिक बच्चों का जन्म हो जाता है, तो उन सभी के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए किसी ने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अपनाया, 2 बच्चे हो गए और उसके बाद उन्होंने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अपनाया, बट स्टरलाइज़ेशन फेलियर हो गया और उस केस में जो पहला बच्चा जन्म लेता है, ओवरऑल कहें जो तीसरा बच्चा होता है, उसके लिए भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लास कवरेज की बात करें, तो क्लास जो है अभी कक्षा 1 से पहले 3 कक्षाओं के लिए और 1 से 12 तक की जो है सी और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल होता है। पहले क्या था, कक्षा 1 से पहले केवल 2 कक्षाओं के लिए ही सी और हॉस्टल सब्सिडी मिलता था। बट ये जो लेटर है, इसके माध्यम से इस गाइडलाइन को बदल दिया गया है। अब कक्षा 1 से पहले जो है आपको 3 कक्षाओं के लिए सी और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये प्रोविज़न एकेडमिक ईयर 2023-24 से ही लागू है। और अगर आपके बच्चे ने 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई डिप्लोमा किया है या कोई सर्टिफिकेट का कोर्स किया है, तो उसके जो पहले 2 ईयर होंगे, उसके लिए भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल होगा। डीओपीटी के द्वारा 14 मार्च 2024 को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि सीए और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से पहले 3 कक्षाओं के लिए एडमिसिबल होगा। और ये जो पॉलिटेक्निक का हमने ज़िक्र किया, उसका भी इसमें मेंशन है और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर एनईपी लागू होने के कारण आपके बच्चे को कोई क्लास रिपीट करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी सी और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी पत्र को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने इस लेटर के माध्यम से जारी किया है और सीजीडीए ने अपने इस पत्र के माध्यम से जारी किया है। आप वीडियो पॉज़ करके इसको देख सकते हैं। बोथ स्पाउस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर दोनों पति और पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो दोनों लोगों के लिए सी और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम एलिजिबल नहीं होगा। उनमें से कोई एक ही अपने बच्चों के संदर्भ में सी और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट कर सकता है।
मोड एंड पीरियड ऑफ अगर रिम्बर्समेंट की बात करें तो पहले क्या था ना कि क्वार्टरली बेसिस पर सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलता था, बट अभी साल में केवल एक ही बार आपको क्लेम सबमिट करना है, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एकेडमिक ईयर। जैसे ही एकेडमिक ईयर कंप्लीट होता है तुरंत आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम जो है आपको सबमिट कर देना है। सीए और हॉस्टल सब्सिडी अभी दोनों कंकरेंटली एडमिसिबल है। आपने अगर सीए किसी कक्षा का लिया है किसी फाइनेंस एकेडमिक ईयर का, तो उसी एकेडमिक ईयर का आप हॉस्टल सब्सिडी भी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही डीए का रेट 50% पहुंचेगा तो ये सी और हॉस्टल सब्सिडी का रेट रिवाइज हो जाता है। जैसा अभी आपको पता है कि इनका रेट रिवाइज हो गया है। अगर कोई आर्मी पर्सनल रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, नॉर्मल रिटायरमेंट हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है या फिर डिसमिसल हो रहा है, तो जिस एकेडमिक ईयर यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटायरमेंट हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है या डिसमिसल हो रहा है, उस एकेडमिक ईयर का उनको सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम जो है वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 25-26 को हम लेते हैं और 25-26 में कोई अप्रैल के महीने में, अप्रैल 25 में क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो वो जो है अपने बच्चों के लिए 25-26 का जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी का दावा है वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही महीना सर्विस किया है तो फिर उनको पूरे 25-26 का सीए हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा। एज पर रूल उनको अप्लीकेबल हो जाएगा। और ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑल काइंड ऑफ लीव जो भी हैं एक्सेप्ट डाइज नाम को छोड़ करके सभी में सीए और हॉस्टल सब्सिडी अप्लीकेबल होता है। टीए में क्या होता है ना, टेरिटोरियल आर्मी में कुछ पीरियड के लिए वो डिसम्बडी होते हैं, तो फिर उस पीरियड के लिए भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी अप्लीकेबल हो जाता है। इसके लिए आप जो पे एंड अलाउंसेस की बुक है उसका रूल नंबर 479 एंड 480 में कंडीशंस दी गई हैं। वहाँ पर ये बताया गया है कि 120 डेज तक की जो आपकी अथॉराइज्ड लीव है, एब्सेंस लीव है, उस कंडीशन में भी आपको सी और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में जिस समय डेथ हुई किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या किसी भी आर्मी पर्सनल की, तो उस समय जो भी उनका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, यानी मान लो उनका अभी 15 साल सर्विसेज बाकी थी या 10 साल सर्विसेज बाकी थी, तो उस पूरी सर्विसेज के लिए जो है सीए हॉस्टल सब्सिडी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद में भी उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तक का उनके बच्चों के लिए सी और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम मिलता रहेगा, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उनकी जो स्पाउस है वो जो है अदर जगह पर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट ना कर रही हूँ, वो कहीं पे जॉब ना कर रही हूँ, तो वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए तो उनके बच्चों को भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम मिलता रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 22 ईयर तक का क्लेम कर सकते हैं अप टू क्लास 12th, और वहीं नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए 20 ईयर तक का आप क्लेम कर सकते हैं क्लास 12, जो भी पहले हो जाए इसमें से। मिनिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। पहले क्या था, क्लास 1 के लिए आप क्लेम तब भी सबमिट कर सकते थे जब आपका बच्चा 5 ईयर का हो गया हो, बट अभी ये लिमिट हटा दी गई है, तो कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए अगर आप सीए का दावा सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अटैच करिएगा। भले ही आपने अगर ये अटैच नहीं किया तो फिर पीओ क्या करता है ना, वो आपके पार्ट टू ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आपके पार्ट टू ऑर्डर का रिजेक्शन ना हो तो आपको साथ में इसके साथ डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। हाँ, ये है कि आपने एक दो बार अटैच कर दिया तो हो सकता है अगली बार आपका जब क्लेम गया तो पीछे वाले पार्ट टू ऑर्डर में लगा है, तो उससे वेरीफाई कर लिया जाए जब तक उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। बट बेहतर यही रहेगा कि आप जब भी पार्ट टू ऑर्डर पब्लिकेशन कराएं उसके साथ अटैचमेंट के रूप में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेज दें कि आपका रिजेक्ट ना हो। कंडीशंस जो कि अब सीए के ऊपर केवल अप्लीकेबल होंगी। जो रेट है अब रिवाइज हो गया है, 2812 पर मंथ है। अभी आपको 33,750 रुपये हर साल सीए के रूप में मिलेगा। और इसमें क्या रहता है, आपको जो सीए का पार्ट टू ऑर्डर होता है उसमें अर्ली रेट ही भरना पड़ता है, उसमें 33,750 ही फिल किया जाएगा। और अगर आपने इस रेट को गलत फिल कर दिया, ये खासकर यूनिट क्लर्क जो होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये रेट अगर आपने गलत फिल कर दिया तो भी पार्ट टू ऑर्डर क्या है ना, डॉल्फिन के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है, इनवैलिड में चला जाता है। तो इसलिए अभी आपको यही रेट जो है, जो रेट कॉलम होता है उसका, उसमें 33,750 ही फिल करना है। आप अपना सीए का क्लेम सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या-क्या अटैच करना है।
सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट कार्ड, फी रिसिप्ट या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इनमें से अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट है तो चलेगा। वो जो है पार्ट टू ऑर्डर जब भी पब्लिकेशन कराएं तो अटैचमेंट के रूप में जेन्युइन होना चाहिए। इनमें से एक सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं। और इसी साल अगर मान लो बच्चा फेल हो जाता है तो रिपीट कर सकता है, उसके लिए भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल होगा। हाँ, मिड सेशन में अगर आप स्कूल स्विच करते हैं, ठीक है, देन वो एप्लीकेबल नहीं होगा। डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी सीए एप्लीकेबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्कूल है या फिर इंस्टीट्यूशन है वो ज़रूर एफिलिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, या फिर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, या फिर किसी अथॉराइज्ड एजुकेशनल बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम एफिलिएशन नंबर भी देखते हैं। जब भी अगर एफिलिएशन नंबर करेक्ट नहीं पड़ा होगा तो भी सीए का जो क्लेम है आपने सबमिट किया है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप प्रॉपर जो एफिलिएशन कोड है, एफिलिएशन है किस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा एफिलिएटेड है, वो ज़रूर मेंशन करिएगा। और जो सभी पार्ट टू ऑर्डर हैं, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते ही उस एकेडमिक ईयर का आपको सीए जो है पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश करके एज पर अपेंडिक्स जे उसको थ्रू प्रॉपर चैनल पीओ को भेज देना है। जैसे यूनिट क्या करेगी, पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश करेगी, यूनिट पब्लिश करके दे देती है रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड में एक सीसी सेक्शन होता है, उसके माध्यम से पार्ट टू ऑर्डर सीधे पहुंच जाता है पीओ को, और पीओ में वहाँ पर बैच अपलोड होता है और पार्ट टू ऑर्डर आपका प्रोसेस हो जाता है। अगर उसमें सभी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, एज पर अपेंडिक्स जे है, तो फिर आपका सीए जो है एमपीएस में क्रेडिट होता हुआ दिखाई देगा। कुछ कंडीशंस जो हैं हॉस्टल सब्सिडी के बारे में पढ़ते हैं कि अभी जो रेट है वो कितना हो गया है, 8437 रुपये पर मंथ। और 8437 रुपये ध्यान में रखना है कि इसका जो रेट है वो भी फिल करना है। और इसमें जो पार्ट टू ऑर्डर होता है हॉस्टल सब्सिडी का, हॉस्टल सब्सिडी के पार्ट टू ऑर्डर में मंथली रेट फिल किया जाता है। तो इसमें जो है आप रेट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कम लग रहा है, जो भी आपने एक्सपेंडिचर आपने किया है बोर्डिंग एंड लॉजिंग में, वो अमाउंट आप 8437 से कम भी फिल कर सकते हैं। ज़्यादा फिल करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, कम फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा। क्योंकि बहुत से क्लेम जो है डॉक्यूमेंट एज पर एसओपी ना होने के कारण रिजेक्ट होते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जिसमें क्या जिक्र हो, बोर्डिंग और लॉजिंग में कितना आपने खर्चा किया है, ऐसा एक सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन जारी करे जिसमें क्लियरली ये मेंशन हो कि बोर्डिंग और लॉजिंग में आपने कितना पैसा मेंशन किया, मतलब कितना पैसा खर्च किया है। उस या फिर आप फी रिसिप्ट लगा सकते हैं, ई रिसिप्ट, और उसके साथ अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लगा सकते हैं। फी रिसिप्ट में भी बोर्डिंग एंड लॉजिंग में कितना पैसा खर्च किया गया है ये सेपरेटली इंडिकेट होना जरूरी है। दूसरा, डिस्टेंस सर्टिफिकेट होनी ज़रूरी है, वो भी डिस्टेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिट, यूनिट के द्वारा जारी की होनी चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड बाय जेसीओ एनसीओ के द्वारा होनी चाहिए, और ड्यूली साइंड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो सीओ ऑफ द यूनिट होते हैं उनके द्वारा ड्यूली साइंड होना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, डिस्टेंस सर्टिफिकेट में काफ़ी बार गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पर भी आपकी फैमिली रह रही है वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूल होना चाहिए। मिनिमम 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही स्कूल होना चाहिए, तभी आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। अदरवाइज 50 किलोमीटर से कम है तो नहीं मिलेगा। आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट इशू कराना है यूनिट से, जिसमें आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है, अपना खुद साइन करना है, जो भी जेसीओ या एनसीओ हैं, और उसके बाद में सीओ के साइन करेंगे यूनिट के। और नेपाल और भूटान के जो भी रहने वाले स्टूडेंट हैं उनका जो अपना क्लेम है इंडियन मिशन के माध्यम से सर्टिफाई होकर के आएगा। यहाँ पर भी वही है कि जो स्कूल है वो किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलिएटेड होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल स्टेट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर किसी अथॉराइज्ड एजुकेशनल बॉडी के माध्यम से। और रिम्बर्समेंट इसके केस में भी पर फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट होता है उस एकेडमिक ईयर का आपको हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट कर देना है। इसके लिए जो सीजीडीए की गाइडलाइन है, एसओपी है, वो यहाँ पर इंक्लोज है। हम एक बार आपको उसे दिखाते हैं। ये देखिए 17/8/2022 को सीजीडीए ने गाइडलाइन जारी करी थी कि सीए के लिए क्या है।
सीए के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो यहाँ पर ज़िक्र है, वही जो हमने उसमें मेंशन किए हैं, सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट कार्ड, फी रिसिप्ट या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आप इसे पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ हॉस्टल सब्सिडी की कंडीशन है, उसमें भी वही तीनों में से एक चाहिए। उसके साथ-साथ कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, कि जो ड्यू है इमीडिएट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर पब्लिश होना चाहिए, एंड रिम्बर्समेंट जो है शुड बी डन वन्स अ ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तुरंत आपको जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, आपको अपना रिम्बर्समेंट भेज देना है। उसके बाद में ये देखो लिखा हुआ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड लॉजिंग एंड बोर्डिंग मे बी इंडिकेटेड इन द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी करे जिसमें बोर्डिंग एंड लॉजिंग में कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है वो मेंशन रहे, या फिर आप फी रिसिप्ट लगाइए जिसमें बोर्डिंग एंड लॉजिंग में कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है वो मेंशन रहे। उसके साथ-साथ आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट भी लगाना है। डिस्टेंस सर्टिफिकेट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, एंड सीए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों कंकरेंटली एडमिसिबल होंगे। बस ये ध्यान रखना है हॉस्टल सब्सिडी के लिए कि जो हॉस्टल होना चाहिए सेम रेसिडेंशियल स्कूल का होना चाहिए। यानी जिस स्कूल से आपने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट किया है वो रेसिडेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं पर बाहर के हॉस्टल में बच्चे को रख रहे हैं या प्राइवेट हॉस्टल में बच्चे को रख रहे हैं, देन फिर उस केस में आपको हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कुछ कंडीशंस हैं, आप इसको एक बार वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हैं, कुछ कॉमन गलतियाँ हैं सीए और हॉस्टल सब्सिडी के दौरान की जाने वाली, जिसकी वजह से जो उनका पार्ट टू ऑर्डर होता है, ठीक है? वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें नहीं करना है, जिनको एक आर्मी पर्सनल को केसीओ, एनसीओ, जेसीओ एंड ओआरएस को नहीं करना है अपने क्लेम को सबमिट करते समय। सबसे पहले क्या है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, जो एन्क्लोज्ड होने चाहिए एज़ पर एसओपी अपेंडिक्स जे के अकॉर्डिंग, वो नहीं होते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया, जो एसओपी में डॉक्यूमेंट हैं, वो होना चाहिए एन्क्लोज्ड। अगर वो एन्क्लोज्ड नहीं होंगे, तो फिर क्या है, पार्ट टू ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है पार्ट टू ऑर्डर एज पर अपेंडिक्स जे होना चाहिए। अपेंडिक्स जे एक मैनुअल है, जिसमें ये बताया गया है कि किस डिस्क्रिप्शन के लिए कैसे पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा। डिस्टेंस सर्टिफिकेट क्या होता है ना, या तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इनक्लूड नहीं होता है, जैसा कि हमने ज़िक्र किया पीछे कि क्या-क्या चीज़ें, कि जो डिस्टेंस सर्टिफिकेट है वो सेल्फ साइन्ड भी होना चाहिए, सीओ के द्वारा काउंटर साइन भी होना चाहिए, मिनिमम 50 किलोमीटर होना चाहिए, ये सारी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। कई बार जो पीओ में डिस्टेंस सर्टिफिकेट आता है वो काउंटर साइन ही नहीं होता है। अब इस एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनका पूरा क्लेम क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें सफ़र करना पड़ता है, ग्रीवेंसेस डालना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको जो है अपना क्लेम जब भी हम सबमिट करें तो यूनिट में अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दें, प्रॉपर तरीके से दें, ताकि उन्हें जो है साइन करके सीओ के द्वारा काउंटर साइन करके उन्हें पार्ट टू ऑर्डर के साथ में जब भी एचआरएमएस पे पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश करें तो उसके साथ अटैच करें। जो डिस्टेंस होती है वो 50 किलोमीटर से कम है, फिर भी आपने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट किया। कई बार क्या है कि डिस्टेंस मान लो आपके रेसिडेंस से 30 किलोमीटर ही है और आपने उसमें 50 किलोमीटर फिल करके भेज दिया, बट जब वहाँ पर पीओ में वेरीफाई किया जाता है, उस एक्चुअल डिस्टेंस को देखा जाता है, तो फिर वो आपका पार्ट टू ऑर्डर क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने बोर्डिंग एंड लॉजिंग में कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, उसको आपने मेंशन नहीं किया है या कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो भी आपका जो हॉस्टल सब्सिडी का पार्ट टू ऑर्डर है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्कूल क्या है, वो रेसिडेंशियल नहीं है, लेकिन आपने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट कर दिया है। स्कूल में कोई हॉस्टल ही नहीं है, फिर भी आपने डॉक्यूमेंट बना करके क्या कर दिया है, हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट कर दिया है, वो क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कूल एफ़िलिएशन जो डिटेल है, वो मेंशन नहीं है, तो ये आपको मेंशन करना है कि किस बोर्ड ऑफ एजुकेशन से वो विद्यालय जो है, वो स्कूल है एफ़िलिएटेड है या रिकॉग्नाइज़्ड है, किससे रिकॉग्नाइज़्ड है, स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई, आईसीएसई से, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। डीओ2 पब्लिश्ड कर देते हैं, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ नहीं हुआ, उसके पहले ही ड्यू टू पब्लिश कर दिया। मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होगा और देन आपको पूरे एकेडमिक ईयर के लिए हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट करना है। बट आपने क्या किया, 31 मार्च से पहले-पहले ही, मार्च के महीने में ही आपने क्लेम को सबमिट करके भेज दिया। तो भी वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो डॉल्फिन सिस्टम के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीए किसी दूसरे स्कूल का भेजा है और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम किसी दूसरे स्कूल का भेजा है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं, जिसमें आर्मी पर्सनल ने सीए के लिए सेम एकेडमिक ईयर में सीए के लिए किसी दूसरे स्कूल के डॉक्यूमेंट बना के भेज दिए और हॉस्टल सब्सिडी में किसी दूसरे स्कूल के डॉक्यूमेंट भेज दिए। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉडुलेंट हो गया और ऐसे केस में भी आपका क्या होगा, सीए और हॉस्टल सब्सिडी रुक जाएगा और इन फ्यूचर के क्लेम भी आपके रोके जा सकते हैं।
कई बार ये भी देखने में आया है कि जिस स्कूल का किसी आर्मी पर्सनल ने सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट किया है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं। और फिर भी आपने उस स्कूल का क्या कर दिया, सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट किया, तो ये भी फ्रॉडुलेंट हो जाएगा। ऐसी सूचनाएँ पीओ क्या करता है, पीओ वेरिफिकेशन करता है। जो आपने स्कूल के डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वहाँ पर पे अकाउंट ऑफिस है या फिर रिकॉर्ड ऑफिस है, वो लेटर भेजता है वेरीफाई कराने के लिए कि हाँ, ये बच्चा एक्चुअल में आपके वहाँ स्टडी कर रहा है या नहीं है, बोनाफाइड स्टूडेंट आपके वहाँ का है या नहीं है, आपके स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। देन स्कूल से रिस्पॉन्स आता है कि हाँ, ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, देन ओके, हमारे यहाँ हॉस्टल सब्सिडी की फैसिलिटी अवेलेबल है, देन ओके। बट कई कई बार रिस्पॉन्स क्या आता है कि उनके वहाँ वो बच्चा है ही नहीं, और कई बार ये भी रिस्पॉन्स आता है कि हॉस्टल की फैसिलिटी उनके वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं और ऐसे क्लेम आपको सबमिट नहीं करना है। बच्चा जो है हॉस्टल में रह नहीं रहा है, फिर भी आपने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम सबमिट किया है। ये भी फ्रॉडुलेंट हो जाएगा क्योंकि आपका बच्चा जो है हॉस्टल में रह ही नहीं रहा है। उसके अलावा किसी ऐसे स्कूल के आपने डॉक्यूमेंट इन्क्लोज़ कर दिए, जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। और सेकंड रिजेक्शन का कारण क्या होता है कि डिस्टेंस सर्टिफिकेट में जो एड्रेस मेंशन है और जो आपने एचआरए के साथ सेम पीरियड में अपेंडिक्स डी और ई में लगाया था जो रेसिडेंस एड्रेस मेंशन है, दोनों डिफरेंट हो रहे हैं। यानी जो सीए के साथ आपने डिस्टेंस सर्टिफिकेट लगाया, उसमें आपने जो रेसिडेंस का एड्रेस मेंशन किया है और उसी पीरियड में जो आपने एचआरए के लिए एचआरए क्लेम किया था, उसके साथ आपने अपेंडिक्स डी और ई लगाई, उसमें जो आपने एड्रेस मेंशन किया, दोनों में डिफरेंस है। उस केस में भी क्या होगा, आपका जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को एक बार आप देख लीजिएगा और ऐसे मत पब्लिश करिएगा, तो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इस क्लेम को इस तरीके से कैसे-कैसे पब्लिश करना है। एक मामला अभी ये भी सामने आया था कि वो विद्यालय जो है ना, ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, 2020 और 21 के बाद बंद हो गया है। स्कूल ही नहीं चल रहा है और स्कूल चल नहीं रहा है, लेकिन वहाँ के क्लेम क्या है, भेजे जा रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। ओवरऑल एक्चुअल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, एक्चुअल में जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ का ही क्लेम बना कर के भेजिए, एज़ पर ऑथराइज़ेशन है तभी आप क्लेम भेजिए। ठीक है? ये सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, एक बार आराम से इसको देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। ये देखो अपेंडिक्स जे है, अपेंडिक्स जे बुक है और ये थोड़ा-सा पुरानी हो गई, इसमें जो कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आप इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म 3 के बारे में, डिक्लेयर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूली काउंटरसाइन्ड बाय द ओसीयूसी अटैच्ड होना चाहिए। तो ये अपेंडिक्स जे है, उसके बाद में कुछ कॉमन कंडीशंस के लेटर हैं, एक बार इन्हें आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। डेथ के केस में किस तरीके से रेगुलेट होता है सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी, एक्चुअल जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, तब तक उनको सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट जो है, वो दिया जाएगा। टीओपीटी के द्वारा 25 अप्रैल 2024 को जो सर्कुलर जारी किया गया है, रेट रिवीजन को लेकर के, इसमें बताया गया है कि जो सीए का रेट है, ₹2812.50 हो जाएगा क्योंकि जो डीए का रेट है, वो 50% से बढ़ गया था। एंड हॉस्टल सब्सिडी जो है, ₹8437.50 हो जाएगा पर मंथ। और इसमें इन्होंने ये मेंशन कर दिया है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, पहले ये नहीं था। ये खाली रेट रिवीजन में, इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं आया है। इन्होंने पता नहीं रेट रिवीजन में क्यों डाल दिया है। और इससे क्या होगा कि आपने हॉस्टल सब्सिडी में कितना भी खर्चा किया, मान लो 40,000 ही बोर्डिंग एंड लॉजिंग में खत्म किया, बट आपको जो पैसा है पूरा का पूरा मिलेगा, 1,01,250 रुपए जो भी बन रहा है पर फाइनेंशियल ईयर, इसके अकॉर्डिंग। बट इसमें मुझे लगता है क्लेरिफिकेशन की शायद ज़रूरत पड़े, क्योंकि अभी डीओपीटी ने जारी किया है तो उसको सही ही माना जा सकता है, बट ये रेट रिवीजन में जारी हुआ है। और वहीं पर देखो उनके दिव्यांग बच्चों के लिए जो दिया गया है वो डबल रेट हो जाएगा बस। सीए थ्री चाइल्ड का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सीजीडी एसओपी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और कुछ कॉमन कंडीशंस जो हैं, जो हमने पहले मेंशन किया था 17 सितंबर का लेटर, वो है, एक बार आप इसे देख सकते हैं। ये जो है पे एंड अलाउंसेस रेगुलेशन है, जहाँ पर 479 एंड 480 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किस तरीके से गवर्न होता है, वो सारे कंडीशंस दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज़ करके आप चाहें तो इन्हें एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हृदय की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। रियली मीन्स अ लॉट। एंड अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड वहाँ पर जो है हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी भी डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। एंड आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए मैं रियली बहुत ही थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। ज़रूर अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, एंड कोई किसी भी डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, किसी भी अलाउंस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा एंड आई मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक्स अ लॉट।